हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली एक बार मैं फिर अपनी पूरी की पूरी प्रोफेशनल की फैमिली के सामने सर यहाँ पे आ चुका हूँ। तो यार फाइनली आज से हमें जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बने हैं, जितने भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, फाइनली आज से हमें स्टार्ट करने हैं सर। अभी तक हमने जितने सेशन कंप्लीट किए हैं उसके अंदर इंटरनेशनल टैक्सेशन कंप्लीट हमने यहाँ पर रिवीजन की है और एक रूल नंबर 42, रूल नंबर 43 आईटीसी का मैंने लास्ट सेशन के अंदर डाला था। उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों को रूल नंबर 42, 43 में कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, कई बच्चों का ना कमेंट बॉक्स में ये कमेंट आ रहा था कि सर रूल नंबर 42 और 43 के ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थोड़े और डाल दो। सर टेंशन मत लो, आज से हमारी जर्नी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ही स्टार्ट होने जा रही है। इट मीन्स आज ये लगाना, अब आज के बाद से जितने हमारे सेशन होंगे ना, जब तक हमारे एग्जाम नहीं होंगे, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप मुझे याद करोगे कि सर अब एग्जाम अब कहीं से भी बन जाए ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चंस अगर जुलाई के एग्जाम में बनेंगे, इतनी गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने सारी प्रैक्टिस कर लेना, आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही मिलेंगे। आपका क्वेश्चन पेपर में हाथ नहीं रुकेगा। उम्मीद करता हूं हर बच्चा 100 नंबर का पेपर करके आएगा और जो मेरा टारगेट 80 प्लस वाला है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे वो टारगेट भी कंप्लीट करेंगे। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर कि आज के सेशन में हमें फिर करना क्या है। आपको मैं थोड़ा बहुत 5 से 7 मिनट आपके लूंगा। बहुत ध्यान सुनना, ये 5 से 7 मिनट आपके काम के होंगे सर। इसमें टाइम वेस्ट की कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगले आने वाले सेशन मेरे कैसे काम करेंगे तो आपने खुद भी देखना है, अपने दोस्तों को बताना जो प्रोफेशनल के अंदर हैं, जिनके एग्जाम जुलाई में है चाहे वो दिसंबर में है। आपके हर दोस्त के पास ये वीडियो होनी चाहिए ताकि उन्हें पता हो कि प्रैक्टिस होती कैसे है। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। तो आज हमें सेशन नंबर 24 आज हमें स्टार्ट करना है सर। 23 सेशन मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान करे कि हमारे 100 सेशन भी कंप्लीट हों। डेली मैं आपके सामने यहां पे आऊं, आप मुझे अप्रिशिएट करो, मैं और हार्डवर्क करूं, फिर आप मुझे अप्रिशिएट करो, फिर मैं और हार्डवर्क करूं, आप मुझे मेरी कमियां बताऊं, उसको मैं इंप्रूव करूं। ये सारी की सारी बातें हम अगर मिलकर काम करेंगे ना, तो रिजल्ट हमारा बहुत बढ़िया आएगा। इधर सुना ध्यान से, अब आज से हमें ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल के बच्चों को टैक्सेशन में दिक्कत आती है सर, और एडवांस टैक्स में बच्चों के नंबर नहीं आते। तो इस बार मैंने भाई मुद्दा उठाया कि अगर आपके एग्जाम में अगर नंबर नहीं आएंगे ना सर, मेरे पढ़ाने का फायदा नहीं है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबर लेके आएंगे। वो तभी होगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन बनते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, कैसे वर्किंग नोट्स बनेंगे और क्या लेटेस्ट लॉ के बेस पे आंसर होंगे, वो सारी बातें हमें देखनी है। अब जो आने वाले सेशंस होंगे उसमें हम प्रैक्टिस क्या क्या करेंगे सर, मे भी आपको पता हो, आपके आईसीएसआई की वेबसाइट पर ना इन्होंने आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर कौन से हैं, जो आपके जून 19 में एग्जाम था ना, जून 19 के एग्जाम के लिए आपके इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन बैंक निकाला था। मुझे पूरा विश्वास है बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होगा क्वेश्चन बैंक इंस्टीट्यूट ने निकाला था, क्योंकि आपने कभी वेबसाइट खोल के देखी नहीं है। आपको पता है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है क्या, वैसे पता है आपको, मतलब कितने बच्चों को पता है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट क्या है? एक बार जरा लिखना कमेंट बॉक्स में वेबसाइट क्या है जी। एक बार मैं आज देख ही लूं कितने बच्चों को वेबसाइट पता है। एक बार लिखो रही वेबसाइट क्या है। अरे सर वेबसाइट की क्या बात कर रहे हो, हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है www.facebook.com या instagram.com या snapchat.com। यही होगी। आजकल तो लूडो पबजी के अंदर आप पूरे बिजी हो। पता है ना वेबसाइट हमारी क्या है, www.icsi.edu.com। तो मे बी अगर आपने कभी उस पर विजिट किया हो, उसके स्टूडेंट पोर्टल में अकेडमिक कॉर्नर में आपका एक क्वेश्चन बैंक पड़ा है। वो क्वेश्चन बैंक जून 19 का था। हमारे एग्जाम जून 20 में है, हमारे एग्जाम दिसंबर 20 में है। उस क्वेश्चन बैंक को आज मैं यहाँ पे सोल्व करवाने जा रहा हूँ। फुली अपडेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जितनी उसमें गलतियां हैं वो सारी सही करेंगे, क्योंकि वो 1 साल पुराना है। अब नया लॉ चेंज हो चुका है। अब नए लॉ के बेस पे आंसर क्या बनेगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है।
क्योंकि बहुत सारे बच्चे बार बार कहते हैं सर क्वेश्चन बैंक डाला है इंस्टीट्यूट ने और हम चाहते हैं वो क्वेश्चन बैंक करें, उसमें आंसर पुराने क्या करें। तो मैंने उनको मैसेज पे रिप्लाई भी किया था कि टेंशन मत लें, सारे क्वेश्चन मैं रिवाइज कराऊंगा आज से। फाइनली आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले वो हम क्वेश्चन बैंक खत्म करेंगे, फिर लास्ट ईयर में जितने क्वेश्चंस आपके सीएस प्रोफेशनल के अंदर बने हैं उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे। और अगर फिर बाद में टाइम बचा तो आईसीएआई के कुछ आपके आरटीपी आते हैं, एमटीपी आते हैं, उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो उनके एग्जाम में आ चुके हैं फिर हम वो करेंगे। तो सर इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, बस आपने बस एक काम करना है, डेली आपने शाम को आधा घंटा के बैठना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चे अब नहीं आएंगे क्योंकि एग्जाम अब 1 महीना लेट हो चुके हैं। बट जो बच्चे अगर नहीं आएंगे ना उनको ये नहीं पता उनका रिजल्ट कैसा आएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि डेली आके शाम को अगर आधा पौना घंटा बैठोगे ना उससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा डेली आने का, कि मुझे लगेगा कि नहीं मैं ऐसे अकेला अपने लिए काम नहीं कर रहा, आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं। और अगर आप डेली आप आओगे ही नहीं तो मुझे लगेगा कि यार बच्चे तो पढ़ के राजी नहीं है, मैं इतना एफर्ट्स कर रहा हूं। क्योंकि सर ये सेशन 50 मिनट का नहीं होता, सेशन ना 2 घंटे का होता है। क्योंकि आने से पहले मुझे 1 घंटे पहले सारे क्वेश्चन रिवाइज करने पड़ते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ती हैं, फिर यहाँ पे आना पड़ता है। तो कभी ये मत सोचना सेशन 50 मिनट का, ये सेशन कम से कम 2 घंटे का मेरे लिए होता है। तो प्लीज अगर आप यहां पे नहीं आओगे ना तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील होगा कि आप अगर नहीं पढ़ोगे तो आपके मार्क्स कैसे आएंगे। ठीक है नहीं? तो बस आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप डेली यहां पर आओगे, कमिटमेंट करके जाओगे कि सर डेली हम शाम को आधा घंटा यहां पे आएंगे और हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, कई बच्चों के मन में डाउट होगा सर क्वेश्चन कौन से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे जीएसटी के, उसके बाद फिर हम करेंगे इनकम टैक्स के, फिर हम करेंगे कस्टम के। मतलब पहले हम जीएसटी के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर हम इनकम टैक्स करेंगे, फिर हम कस्टम के। तीनों तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जिस लेवल के बन सकते हैं, सारे प्रैक्टिस करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। तो फाइनली आज से हमें पता लगेगा कि जो हमने क्लासेस के अंदर पढ़ा था, जितनी हमने रिवीजन की है, आज हम कहां स्टैंड करते हैं। हमारे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो उसका हम आंसर क्या दे के आएंगे, और सारे राज खुल जाएंगे। आज से पोल खुलना स्टार्ट हो जाएगी कि हमने कितना पढ़ा और क्या पढ़ा। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। फिर इधर देखना ध्यान से, अब ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सर, ध्यान रखना ये डाउनलोड करना पड़ेगा। आप आईसीएसई की वेबसाइट पे जाओगे, स्टूडेंट पोर्टल में जाना, एकेडमिक कॉर्नर के अंदर जाना, सीएस प्रोफेशनल के अंदर पड़ा होगा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, उसको आप डाउनलोड कर लेना। मैंने वहीं से डाउनलोड की है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने क्वेश्चन बैंक डाला था जून 19 के लिए, उस टाइम फाइनेंस एक्ट 18 एप्लीकेबल था, अब फाइनेंस एक्ट 19 एप्लीकेबल है। तो सारे के सारे क्वेश्चन उसको मैं रिवाइज कराऊंगा फाइनेंस एक्ट 19 से, जहां जहां गलतियां होंगी उसको हम क्लास में सही करके चलेंगे। तो आपने वहां पे सही करके चलना है, एक नोटबुक लेके बैठ जाना, एक कैलकुलेटर लेके बैठ जाना, क्योंकि जहां जहां गलतियां होंगी आपने साइड बाय साइड वो सारी गलतियां सही करनी है। बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, आओ जी इधर देखो ध्यान से। अब सबसे पहले अच्छा यहां पर एक बार देख लो जी, इंस्टीट्यूट ने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी हम यहाँ पे आंसर दे रहे हैं ना वो आंसर एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अलावा भी अलग अलग आंसर हो सकते हैं। एजम्पशन के बेस पे आंसर चेंज हो सकते हैं, इस आंसर में हमसे गलती भी हो सकती है। इंस्टीट्यूट इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी गलतियां होंगी ना, हम ये नहीं बोल सकते कि आईसीएसई से गलती हो गई, हम ये बोल सकते हैं कि भैया उनको मतलब जो भी है उन्होंने लो पुराना है जो भी है, इट मीन हमें बस आंसर रिवाइज करने हैं बस। क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हमसे गलतियां हो सकती हैं, इसके अलग आंसर भी हो सकते हैं, तो प्लीज अपने आंसर को रिवाइज करके चलना। तो वही काम हमें कर रहे हैं कि फुली अपडेटेड आंसर क्या बनेंगे जून 20 और दिसंबर 20 के लिए, आज मैं करवाने जा रहा हूं। इधर देखो ध्यान से, अब ये आपका इंडेक्स है जी, ये आपका इंडेक्स है। टोटल 60 नंबर का जीएसटी है न्यू सिलेबस में। ओल्ड वालों के एग्जाम में 40 से 45 नंबर का है, दोनों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कस्टम आपके एग्जाम में 10 नंबर का है, ओल्ड सिलेबस के अंदर 25-30 नंबर का है, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे बाद में। तो फाइनली आज हमें ना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है, और ऐसा नहीं है चैप्टर नंबर 1 आज हम कंप्लीट करेंगे। डेली मैंने टारगेट लिया है कि मुझे 10 से 15 क्वेश्चन करवाने हैं। डेली मैंने टारगेट लिया कि 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे, विद प्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा कि आपने एग्जाम में लिखने के हैं और आप एग्जाम में क्या गलतियां करके आओगे, ताकि वो गलतियां ना हो, ये सारी बातें मुझे आपको बतानी है। तो आज मैं आपके में भी 9 से 10 मिनट ले चुका हूं, और आपको लग रहा होगा टाइम वेस्ट है, बट ये टाइम वेस्टेज नहीं है सर। बिलीव मी, जितनी आपने रिवीजन की है अब से उसका रिजल्ट पता लगना स्टार्ट हो जाएगा, आपने क्लासेस में क्या पढ़ा। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे नहीं है सर, ये क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट की है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो मेनली हमें ये देखना है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे तो हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर कैसे लिखनी है, प्रोविजन कैसे लिखनी है, ये सारी बातें आज हमें देखनी है। ठीक है जी, आओ जी सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। चैप्टर नंबर 1 हमारा है एन ओवरव्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है जी, इसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस हैं। पहले 10 क्वेश्चन आज हमें यहाँ पे देखने हैं, बहुत ध्यान से देखना और कोशिश करना उसका आंसर खुद देने की, और फिर चेक करना यहाँ पर आंसर क्या लिखा है और आप एग्जाम में क्या गलती करके आते हो।
एक बार क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, बट हमें सारे करके चलने हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन बैंक पूरा करना है जी, ताकि हमें ये ना लगे कि इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन बैंक दिया था, हमने वो किया नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आ चुके हैं। देखो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन। क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं भैया जीएसटी का मतलब क्या है और डेस्टिनेशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। इसने एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मांगे हैं। पहला क्वेश्चन जीएसटी का मतलब क्या है वो हमें बताना है, और दूसरा डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपको बताना है। तो 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहला जीएसटी का मतलब क्या है? सर याद करो, आपने क्लास में किया होगा आर्टिकल नंबर 36612A, जहां पर जीएसटी की डेफिनेशन दी हुई थी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। अब उसमें जीएसटी की डेफिनेशन थी, उसमें लिखा था कि जीएसटी एक टैक्स होगा जो गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर लगेगा। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सारी की सारी बातें आपको लिखनी है कि जीएसटी गुड्स पे लगेगा, सर्विस पे लगेगा, गुड्स एंड सर्विस पे लगेगा, अल्कोहलिक लीकर की सप्लाई पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सारी बातें आपको लिख के आनी है। और आर्टिकल 36612A अगर आप वो लिख के आ सकते हो तो और बढ़िया इंपैक्ट पड़ेगा। फिर दूसरा ये बात कहना चाह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस, इसका मतलब क्या है? याद करो, आपने को मैंने क्लास के अंदर बताया था, और जिस बच्चे ने रिवीजन क्लास भी देखी होगी 18 घंटे की, उसके अंदर भी मैंने बताया था कि यार पूरे वर्ल्ड में टैक्स लगाने के 2 प्रिंसिपल हैं, या तो ओरिजिन प्रिंसिपल या डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। इंडिया का जीएसटी डेस्टिनेशन प्रिंसिपल पर बेस होता है। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि जहां पर गुड्स कंज्यूम होगा ना, उस गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, जहां से गुड्स चलेगा उस गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलेगा। अब एक बच्चा सामने बैठा है, प्रोफेशनल का बच्चा, ये बात कह रहा है यार एक बात में सोच के बताओ, जब इंडिया में डेस्टिनेशन कॉन्सेप्ट फॉलो होता है तो सर ओरिजिन बेस बता ही क्यों रहे हैं? मेरे नंद गोपाल, मेरे भगवान श्री कृष्ण के अवतार, एक बात में सोच के बताना नालायक को। अगर आपको पता हो आज जीएसटी आने से पहले सीएसटी था, और सीएसटी हमारा ओरिजिन बेस था। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना डेस्टिनेशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, तो सर वहां पे आपको लिख के आना पड़ेगा। 2 प्रिंसिपल होते हैं, ओरिजिन, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मींस जहां पर गुड्स कंज्यूम होगा, जहां पर डेस्टिनेशन होगी उस गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, जहां से गुड्स ओरिजिनेट होगा ना उस गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलेगा। और याद करो एक लाइन मैंने आपको क्लास के अंदर बुलवाई भी थी कि जीएसटी में ध्यान रखना, जीएसटी में किस स्टेट के पास रेवेन्यू जा रहा है मैटर वो नहीं करता, किस स्टेट में गुड्स कंज्यूम हो रहा है मैटर वो करता है। तो जहां गुड्स की कंजम्पशन होगी ना उस गुड्स को रेवेन्यू देना है। क्यों? क्योंकि जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो यही सारी बातें आपको यहां पे लिख के आनी है, ठीक है? कि देखो इन्होंने वही लिखा कि जहां पे डेस्टिनेशन होगी उसी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, प्लेस ऑफ कंजम्पशन जहां पर होगा ना उस गवर्नमेंट को हमें रेवेन्यू देना है। ये सारी बातें आपके यहां पे लिखी है। उसके बाद फिर यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखना, स्टेट द नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर लेवी जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विस। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर गुड्स एंड सर्विस पर जीएसटी लगाना है उसकी प्री कंडीशन क्या है। अभी जो मेरा रेगुलर बैच चल रहा है ना, अभी जो मेरा रेगुलर बैच जीएसटी का चल रहा है, अभी जिन बच्चों को फेस टू फेस क्लास जो बच्चे यहाँ पे होंगे उनको पता होगा, या ऑनलाइन वाले बच्चों को पता होगा, बाकी बच्चों को तो इतनी आइडिया नहीं है। उस क्लास के अंदर मैंने अभी टेस्ट दिया था, अब मैं उन बच्चों के नाम नहीं लूंगा, बट वो सारे बच्चे प्रोफेशनल के ही हैं। उसमें से कई बच्चों ने ये सेम क्वेश्चन मैंने उनको एग्जाम में दिया, और उस बच्चों ने गलतियां क्या की। मैंने क्वेश्चन के अंदर मांगा था कि जीएसटी लगने की प्री कंडीशन क्या है, और बच्चा मुझे बता के आ रहा है गुड्स की डेफिनेशन क्या है, सर्विस की डेफिनेशन क्या है, सप्लाई किसे कहते हैं, सप्लाई की डिटर्मिनेशन, सप्लाई की क्लासिफिकेशन। सोच के बताना, ये बातें उसने मांगी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो क्वेश्चन आता है ना उस क्वेश्चन का आंसर हम सेम लिख के नहीं आते, एक्सपेक्टेशन हमें 60 नंबर की होती है। तो सर अगर आप क्वेश्चन को 2 बार नहीं पढ़ोगे ना आंसर आपके नहीं आएंगे। और मैं दोबारा कह रहा हूं, प्रोफेशनल वाले बच्चों के माइंड में एक अलग लेवल का ही एटीट्यूड होता है कि उन्हें सारा कुछ आता है, और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो मैं ऐसे गिरा दूंगा, ऐसे सर ऐसे नहीं कभी क्वेश्चन गिरते, ऐसे कभी क्वेश्चन गिरते नहीं है सर। बिलीव मी, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा ना आपको लगेगा ये क्वेश्चन आसान है, बट वो क्वेश्चन पूछ कुछ अलग रहा है, आपने आंसर कुछ अलग लिखा है। उसने मुझसे मांगा कि एक गुड्स और सर्विस है, गुड्स और सर्विस बन चुका है, गुड्स और सर्विस बन चुका है। अब अगर गुड्स और सर्विस बन चुका है उस पर जीएसटी लगाना है, उसकी कंडीशन क्या है, तो आपको यह बताना ही नहीं है कि गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन क्या है। बट कई बच्चे कहते हैं नहीं सर, जो नॉलेज हमने क्लास में गेन की है वो तो हम लिख के आएंगे। सर ऐसे ऐसे बच्चों को एग्जामिनर बोलता है बच्चा प्रैक्टिकल है, खुश होकर वो एक और अटेम्प्ट देगा, रीजन भी क्योंकि उसने जो मांगा है वो अपने लिखा ही नहीं है। तो उसने प्री कंडीशन मांगी है ना। ये क्वेश्चन 5 नंबर का था, आप चेक कर लो कितना आंसर है जी, कितना आंसर है 5 नंबर में, सिर्फ इतना आंसर। और बच्चा मुझसे क्या पूछता है, 5 नंबर में कितनी शीट भरनी है। बच्चे के क्वेश्चन देखो, 5 नंबर में कितनी शीट भरनी है, कमाल कर दिया बच्चे ने सर।
अगर मैं बोलूंगा ना 2 शीट, बच्चा कह रहा है 2 सर पूरा पेपर भर के आ जाएंगे, आप एक बार बोलो तो सही 5 नंबर में कितनी शीट भरनी है। और जिन बच्चों के ऐसे क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर में कितनी शीट भरनी है, ये वही बीकॉम वाले बच्चे होते हैं और एग्जाम सीएस प्रोफेशनल के हैं। इसके बाद अपने सीएस बनना है, गलती सुधारने का टाइम नहीं मिलेगा साहब। कहीं आप सोच रहे हो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे प्रोफेशनल में गलती सुधार लेंगे, प्रोफेशनल वाले बच्चे गलती कब सुधारेंगे। तो बच्चा एग्जाम में कुछ लिख के आ रहा है, उसको लग रहा है मैं सब कुछ सही लिख के आ रहा हूं, उसने वो मांगा ही नहीं है। तो प्री कंडीशन का मतलब ये होता है कि भैया सबसे पहले अगर वो गुड सर्विस बन चुका है तो आपको ये बताना है वो सप्लाई है, सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई है और वो टैक्सेबल पर्सन ने सप्लाई की है और वो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में सप्लाई की गई है। ये सारी बातें प्री कंडीशन के अंदर आती है। देखो उसने वही लिखा है कि वो सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई है, टैक्सेबल पर्सन ने की है, एक और कंडीशन और भी है इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये कंडीशन है, ना कि जीएसटी की डेफिनेशन, गुड्स की डेफिनेशन, सर्विस की डेफिनेशन। पता नहीं मतलब आप क्या लिख के आते हो एग्जाम में, किस चक्कर में कि पेपर की लेंथ बढ़ानी है बस। तो सर कभी जब जिनके रैंक आते हैं ना, कभी उनकी मार्कशीट चेक किया करो, पूरी शीट भी भर के नहीं आते तो भी उनके ऑल ओवर इंडिया रैंक आते हैं। तो मैं यहां पे वैसे प्रवचन देने के लिए नहीं आया, क्योंकि आप सब प्रोफेशनल के बच्चे हो, मैं उनको थोड़ा कम ही प्रवचन देता हूं, क्योंकि वो बच्चे थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि आप हमें प्रवचन क्यों दे रहे हो, थोड़ा आगे बढ़ो। बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गलतियां करके आते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज ये गलतियां मत करके आना, ठीक है। तो प्री कंडीशन मींस प्री कंडीशन, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज हमें वहां पे झाड़ के नहीं आनी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, which are the commodities which have been kept outside the purview of GST। ऐसी कौन कौन सी कमोडिटीज हैं जिनको जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 366 कैपिटल ए, आर्टिकल नंबर 366 12A अगर आपको ध्यान आ रहा हो, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। उसके बाद मनी सिक्योरिटी जो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर है, इन सब पर जीएसटी कहां है। तो उसने क्या मांगा, ऐसे कौन कौन सी कमोडिटी हैं, तो वही सारे बातें लिख के आनी है। एक तो एल्कोहलिक लीकर, एक तो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के नाम लिख के आने हैं, मनी और सिक्योरिटी इन पर भी जीएसटी नहीं है, वो भी आप लिख के आओगे और विद सेक्शन नंबर लिख के आना, विद सेक्शन नंबर। आर्टिकल नंबर 366 12A एल्कोहलिक लीकर बाहर निकाल रहा है, 279 कैपिटल ए 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर निकाल रहा है, 252 गुड्स की डेफिनेशन, 2102 सर्विस की डेफिनेशन, मनी और सिक्योरिटी बाहर निकाल रहा है। ये सारी बातें लिख के आओगे, परफेक्ट आपको नंबर मिलेगा। और एक इलेक्ट्रिसिटी, याद करो मैंने पहले भी कहा था इलेक्ट्रिसिटी पर भी जीएसटी नहीं है, एग्जम्पशन में कवर है, वो भी आप लिख के आ सकते हो। तो मेनली यहां पे वही लिख के आना है कि जहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, चाहे वो टेम्परेरी बेस पर है चाहे परमानेंट बेस पर है। उसने कहीं नहीं कहा परमानेंट बेस पर, क्योंकि कई बच्चा क्या लिख के आएगा, सिर्फ लीकर लिख के आएगा, उसको बोलूंगा पेट्रोल क्यों नहीं लिख के आया, कहता वो तो आपने कहा था ना कि अभी नहीं बट बाद में लग जाएगा, तो बाद में तो लग जाएगा। मैंने उसको बोला नालायक, ऐसा कहां लिखा है कि उसने बोला कि टेम्परेरी या परमानेंट। वो कह रहा है कौन से गुड्स बाहर हैं, तो अभी बाहर हैं जिस पर अभी जीएसटी नहीं है, तो भैया बाद में लगेगा लगेगा बट अभी तो नहीं है ना। तो वो सारे गुड्स कमोडिटीज हमें यहां पे लिख के आनी है, तब जाके हमें नंबर मिलेंगे। तो बताओ क्वेश्चन में है क्या। बच्चा कहता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम में आते हैं, आप पेपर उठा के देखो दिसंबर 19 का। सर आपको मैं सारे क्वेश्चन जब कराऊंगा ना, आपको जब पहले एक बार मेरा क्वेश्चन बैंक ये वाला हो जाए, आपके इंस्टीट्यूट का ही है, आपको फिर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपसे पूछूंगा बताओ ये क्वेश्चन बाहर से आया है, आपसे ही पूछूंगा ये क्वेश्चन बाहर से आया है क्या। क्योंकि जो प्रॉब्लम क्या है, बच्चा पेपर हॉल के अंदर बैठा है 3 घंटे, उसका माइंड जो थोड़ा बहुत चल रहा होता है, पीछे वाला बच्चा उंगली मारकर माइंड खराब कर देता है, पीछे वाला बच्चा उंगली मारकर माइंड खराब कर देता है सर। तो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं कि अगर आप भी उस कैटेगरी में कवर होते हो तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो आपको माइंड पे अपने बिलीव करना है, क्वेश्चन पेपर यहीं से बनते हैं, एग्जाम में लिखना क्या है ये बहुत बड़ी बात होती है, रिक्वायरमेंट पढ़ के आंसर लिख के आना, ठीक है जी। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो वही बात है, अल्कोहलिक लिकर की बातें हैं, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बातें हैं, ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं, ठीक है। देखो फिर यहां पे लिखा है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये भी आपका नहीं है। अब यहां से मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, अब आएगा गेम खेलने का मजा, क्योंकि अब अगले आने वाले क्वेश्चन जबरदस्त हैं तरीके से, और उम्मीद करता हूं कि यह क्या था क्वेश्चन पक्का बनेगा जून 20 या दिसंबर 20 के अंदर। और जो बच्चे अभी तक सेशन से भाग गए थे, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनको प्लीज बुला लो अगर आपके दोस्त हैं वो, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि 3 क्वेश्चन सर ने थियोरेटिकल कराए हैं तो ये तो हम खुद भी कर लेंगे, उन्हें नहीं पता अगले क्वेश्चन जो आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं उसके आंसर गलत हैं, पुराने लो के अकॉर्डिंग आंसर अभी आपको दिखाऊंगा, आप खुद मुझे रिवाइज आंसर बताओगे और आप बोलोगे सर ये गलतियां हैं। और अगर गलतियां हमने रिवाइज ही नहीं की, हम अगर पुराना ही करके गए और एग्जाम में सेम क्वेश्चन बन गया, तो आंसर क्या लिख के आओगे आप। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है अब उनको बुला लो, क्योंकि पहले 3 थियोरेटिकल थे उसमें दिक्कत नहीं है, बट अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो ये क्या कहना चाह रहा है,
एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है जी। एबीसी स्वीट्स लिमिटेड, एक एबीसी स्वीट्स लिमिटेड है, रजिस्टर्ड इन केरला, डीलिंग इन सप्लाई ऑफ स्वीट्स फ्रॉम इट्स शॉप इन सिटी एक्स। इट हैज शॉप यूनिट इन सिटी वाई एंड सिटी जेड इन केरला एंड सिटी डब्ल्यू इन तमिलनाडु। It transfers some of its stock from its shop in city X to its other units in Kerala and Tamil Nadu. Whether such self-supply are taxable under GST? इस क्वेश्चन का तो कहना पता क्या चाहता है। अब देखो ये क्वेश्चन है, पहली बात तो पढ़ने में ना कम से कम 3 बार पढ़ना पड़ेगा, कम से कम भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, उसने क्या बोला है, एबीसी लिमिटेड, एबीसी स्वीट्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन केरला, dealing in supply of sweets from its shop in city X. It has shop unit in city Y, Z, Kerala and W, Tamil Nadu. It transfers some of its stock from its shop in city X to another units in Kerala and Tamil Nadu. क्या ये सेल्फ सप्लाई पर जीएसटी लगेगा? अब अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने पढ़ने के बाद आंसर दिया ना, उम्मीद करता हूं कई बच्चा गलती करके आएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट किया है। और मैं हमेशा क्लास के अंदर आपको रेगुलर बैच के अंदर बोलता हूं ना कि जब भी क्वेश्चन करने हो आप डायग्राम में कन्वर्ट करो। अगर डायग्राम में क्वेश्चन कन्वर्ट कर लिया ना, 99% चांस है गलती हो ही नहीं सकती। इस क्वेश्चन में उसने बोला क्या, देखो मैंने डायग्राम में क्या लिखा है, केरला स्टेट में एक एबीसी लिमिटेड है, उसकी दुकान है केरला स्टेट में सिटी एक्स, मतलब सिटी एक्स जो है, केरला एक स्टेट हो गई ना, केरला तो एक स्टेट हो गई, उसमें एक सिटी एक्स है, उसमें एक उसकी दुकान है और उसकी एक दुकान मतलब वाई है, एक दुकान जेड है, एक दुकान डब्ल्यू है। अब ये वाई और जेड केरला में ही है और ये डब्ल्यू जो है वो तमिलनाडु में है। अब ये एक्स जो है, एक्स अपनी इन दुकानों को स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है, अपनी इन दुकानों को स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है। तो क्या ये स्टॉक ट्रांसफर करना एक तरह से देखने में क्या लग रहा है, सेल्फ सप्लाई, क्या इस पर जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस, आंसर इज यस, आंसर इज यस। आपको मैं याद करवा दूं, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, अगर एस्टेब्लिशमेंट हमारी दूसरी स्टेट में होती हैं, ठीक है जी, तो अगर दूसरी स्टेट में है और इंटर स्टेट अगर स्टॉक ट्रांसफर है, रजिस्ट्रेशन आपको अलग अलग करवाना पड़ता है, तो उस केस में इसको डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हैं। और मे बी अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मे बी अगर आपको ध्यान आ रहा हो सर, याद करो सप्लाई का सेक्शन आपने सेक्शन नंबर 7 में सप्लाई में किया होगा, सप्लाई के सेक्शन में 7 में 7(1)(c) आपने किया, और 7(1)(c) का अगर पैरा 2 याद करा दूं, 7(1)(c) किसका है, विदाउट कंसिडरेशन को भी सप्लाई मानते हैं, उसका पैरा 2 में क्या था, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन, बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और जब डिस्टिंक्ट पर्सन की बात थी, मैंने कहा भी था हेड ऑफिस टू ब्रांच, जब स्टॉक ट्रांसफर करोगे सेल्फ सप्लाई वाले काम पर भी जीएसटी लगेगा। वही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गया। और याद करो सप्लाई के चैप्टर के अंदर मैंने को समझाया भी था ना कि जब सप्लाई की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी तो सप्लाई की डेफिनेशन में लिखा था कि बाय ए पर्सन टू अनदर पर्सन, कहीं लिखा ही नहीं था। इट मींस अगर अपने आप को भी सप्लाई की होगी तो भी उस सप्लाई पर जीएसटी लग सकता है। आपको ध्यान आ रहा होगा, मैंने आपको एग्जांपल भी क्लास में दिया था, तो ये वही सेल्फ सप्लाई की बात कर रहा है। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर ये दोनों तो सेम स्टेट में है, ये अलग स्टेट में है, तो क्या इनका रजिस्ट्रेशन एक नहीं हो सकता? क्या इनका रजिस्ट्रेशन एक नहीं हो सकता? एक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। और अगर इनका अलग अलग है तो भैया डिस्टिंक्ट पर्सन है, इसका तो अलग होगा ही होगा, दूसरी स्टेट में आ गया तो ये तो स्टॉक ट्रांसफर डिस्टिंक्ट पर्सन बनेगा ही बनेगा, इस पर जीएसटी लगेगा ही लगेगा। तो यह बात ध्यान रखना। उसने क्या बोला है, सेल्फ सप्लाई पर क्या जीएसटी के अंदर टैक्सेबल है? यस यस यस, सेल्फ सप्लाई भी जीएसटी के अंदर टैक्सेबल है। आपको मैं आंसर दिखाता हूं, देखो द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई गिवन अंडर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी इज इंक्लूसिव, डेफिनेशन इंक्लूसिव है। इट डज नॉट स्पेसिफाई दैट सप्लाई इज मेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आपको देखो वही बात कह रहे ना, इसने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया। मेरे नंद भगवान, मेरे कृष्ण भगवान के अवतारों, सामने जो बैठे हैं, बच्चा कह रहा है आप हमें क्यों कह रहे हो कृष्ण भगवान के अवतार, और एक बच्चा कहता सर हम तो राधा रानी है, फिर राधा इधर देखो ध्यान से लाने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब वो श्री कृष्णा स्टार्ट हो गया ना अब नेशनल पे, रामायण तो खत्म हो गया, तो मैं भी वो डेली बेस पे देख रहा हूं, तो मुझे तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार ही लग रहे हो सब सामने जो बैठे हो। तो एक बात मैंने सोच के बोलना, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि बाय वन पर्सन लिखा है, टू अनदर पर्सन कहीं लिखा नहीं, वो इसने बात बोली है। सो self supply are to be treated as supply in the terms of section 7. further section 25(5) registration, याद करो सेक्शन 25(5) रजिस्ट्रेशन का था,
उसमें साफ साफ लिखा था प्रोवाइड वेयर ए पर्सन हु हैज ऑब्टेन और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन ए स्टेट or union territory in respect of an establishment has an establishment in another state or union territory or in the same state or union territory provided such establishment is separately registered in GST, then such establishment shall be treated as establishment of distinct person. अगर उनके रजिस्ट्रेशन अलग अलग होंगे तो डिस्टिंक्ट पर्सन मान के वहां पे जीएसटी की बातें हो सकती हैं. तो सर उसने क्वेश्चन में देखो ये मांगा है, उसने पहले प्रोविजन पूरा एक्सप्लेन किया है. और कई नालायक बच्चे पता क्या बोलते हैं, अच्छा उसने क्या मांगा है, सेल्फ सप्लाई टैक्सेबल है, बस इतना बड़ा लिखाएंगे यस यस एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ जीएसटी लो. अपने आप पढ़ लेना, हमें नहीं पता, हमें तो बस यस पता था, हम यस लिखा है, नंबर मिलेंगे काटा, नंबर मिलेंगे 0. सोच के बोलना, अगर आपने पूरा प्रोविजन नहीं लिखा, बिना प्रोविजन लिखे बस यस लिखा है तो नंबर तो 0 ही मिलेंगे ना. सर आंसर तो हमने सही लिखा, आंसर वो क्या करेगा, क्या आप तो आपने यस अगले वाले का देख के लिख लिया, बिना प्रोविजन के आपने आंसर कैसे लिख लिया. तो पहले प्रोविजन लिख के आना पड़ेगा, फिर आपको नंबर मिलेंगे जी. और प्रोविजन आप तभी सही लिख पाओगे अगर इस क्वेश्चन को आप डायग्राम में कन्वर्ट करोगे. मेरे पास समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं एग्जाम के अंदर ये बन सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसके, और क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है. ठीक है, देखो अब इन दी व्यू ऑफ अबव डिस्कशन लीगल पोजीशन इंटर स्टेट, देखो क्या लिखा है, इंटर स्टेट ट्रोक ट्रांसफर मेड बाय एबीसी दैट इज टू इट शॉप लोकेटेड डब्ल्यू इन तमिलनाडु आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी एज्यूमिंग एज्यूम कर रहे हैं, assuming that the shop ABC Limited located in country Y and Z in Kerala are not separately registered self supply made to such shop are non taxable. Assuming, मैं दोबारा बोल रहा हूं assuming, क्योंकि बच्चा पता क्या बोलता है, सर ये टैक्सेबल क्यों होंगी, सर उसने एज्यूम किया है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है. अगर मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि वो भी अलग रजिस्टर्ड हैं, दैट इज लायबल टू पे जीएसटी, चाहे वो सेम स्टेट में क्यों ना हो. एक बच्चा कहता है अगर सेम स्टेट में हो तो रजिस्ट्रेशन तो एक ही कराना पड़ता है ना. मेरे लाल वो लो बहुत पुराना हो चुका है, अब अमेंडमेंट भी आ चुकी है, आपको मैंने क्लास के अंदर बताया भी था, अगर सेम स्टेट के अंदर भी है तो मैं अलग अलग रजिस्ट्रेशन अब करवा सकता हूं, चाहे मेरा बिजनेस सेम ही क्यों ना हो, चाहे मेरा बिजनेस सेम ही क्यों ना हो, अब एक नहीं अलग अलग भी करवा सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो अगर मैंने अलग अलग करवाए हैं, सेम स्टेट में सेम बिजनेस है, बट रजिस्ट्रेशन अगर अलग अलग हैं तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन मान के लायबल टू पे जीएसटी. अब बताओ क्या ये आप आंसर ये लिख के आते, बच्चा कह रहा है इससे बढ़िया लिख के आते. कुछ बच्चे लिख के आते नालायक, बट कुछ बच्चे नहीं लिख के आते, तभी नंबर नहीं आते. ये 45 45 40 40 नंबर जो एडवांस टैक्स में आते हैं ना, कि एग्रीगेट नहीं बन पाते, उनका कभी रीजन बैठ के समझो. आपको नॉलेज पूरी है, आता सब कुछ है, पूरे विश्व का महाज्ञान आप लेके बैठे हो, बट आपको ये नहीं पता क्वेश्चन में लिख के क्या आना है. तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं डेली शाम को आऊंगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा. उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों का थोड़ा लगे उनको मेरा भला हो रहा है, ठीक है ना, लगे उनको शायद थोड़ा बहुत भला हो रहा है. अगर उनका भला होगा तो मेरे को ये है कि कम से कम उनके पेरेंट्स के जो ड्रीम है, जो बच्चे सीएस अभी नहीं बन पा रहे, वो इस बार सीएस बन जाए बस. ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया जी. अगला हो जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ. डिस्कस वेदर जीएसटी वुड बी पेबल इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस. ये भी क्वेश्चन देखो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है जी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है. क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, वो पहला पॉइंट पढ़ना, एक कंपनी सेक्रेटरी, ओ माय गॉड अटैचमेंट आ गई जी, हमारी बिल से अटैचमेंट आ गई, जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं. ठीक है जी, एक कंपनी सेक्रेटरी मेक पेमेंट ऑफ एलएलपी रजिस्ट्रेशन फीस 3000 ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट and charges the client his professional fees 15,000 along with the expenditure rupees 3,000 incurred in form of payment to registrar of companies. वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि डिस्कस वेदर जीएसटी वुड बी पेबल इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस. सर ये क्वेश्चन अगर आपको पढ़ते ही ध्यान आ गया हो ना, वैल्यूएशन के चैप्टर में एक रूल 33 आपने किया होगा प्योर एजेंट का, और आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था प्योर एजेंट का मतलब क्या होता है, सच्चा एजेंट. सच्चा एजेंट का मतलब क्या होता है, जो यहां से पैसे लेकर और आगे पेमेंट कर देता है और इसके लिए कोई कमीशन चार्ज नहीं करता. यहां से पैसे लेकर आगे पेमेंट कर देता है, उसके लिए कोई कमीशन चार्ज नहीं करता. एक बात मैंने सोच के बोलना, मेरी फैमिली के सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, ऑलमोस्ट सारे सीएस बनने वाले हैं, बस कुछ ही घंटे रह गए हैं. अब आप में से बच्चे सीएस बन जाते हैं, मैं आपके पास आया कंसल्टेंसी लेने के लिए, तो आपने मुझसे कंसल्टेंसी फीस चार्ज की 15,000 में. अब आपने कहीं आगे ना कुछ, फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे देखो री, हाँ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस है. अब एक रजिस्ट्रेशन फीस है, मेरी कंपनी का मान लो इनकॉर्पोरेशन करवाना है,
तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस आगे करवानी है आरओसी के पास 3,000 रुपए जमा। तो आपने मुझे बोला कि सर वो 3,000 रुपए पेमेंट कर दो, वो आरओसी की पेमेंट करनी है। तो मैंने बोला आप ना एक बार पेमेंट आप कर दो, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अब आप मेरे बिहाफ पर आरओसी के पास 3,000 रुपए की फीस पे करने जा रहे हो। आपने क्या किया, मेरे को एक सर्विस दी है, कंसल्टेंसी की सर्विस अलग है, उसके लिए आपने मुझसे 15,000 रुपए चार्ज किए, और आरओसी के पास फीस देने के लिए गए 3,000 रुपए, तो आपने कोई कमीशन चार्ज नहीं किया। इट मींस आपने मेरा एक काम किया बिना कमीशन के, इसको बोलता है प्योर एजेंट। तो इतना बोल देना, आपने आपने जो मुझे सर्विस दी है उसकी वैल्यू अब मैं 15,000 मानू, 18,000 मानू, 3,000 मानू, कितनी मानू सर? 15,000। याद करो मैंने पहले भी कहा था प्योर एजेंट वाले केस में जितना पैसा प्योर एजेंट यहां से लेकर आगे पे कर देता है ना, उस पैसे को वो अपनी वैल्यू में कभी ऐड नहीं करता, क्योंकि वो सर्विस उसने उसको नहीं दी, उस सर्विस की उसने फीस चार्ज नहीं की। वो तो क्या था भाई, मेरा उससे लिंक अच्छा था, उसने बोला पेमेंट कर दो मैं तुम्हें दे दूंगा, मैंने पेमेंट कर दी। तो मेरी सर्विस की वैल्यू कितनी है? 15,000 रुपए। तो मैं आपको दिखाता हूं, देखो रूल नंबर 33, ठीक है जी। उसके अंदर गवर्नमेंट कहते हैं प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इन द व्यू ऑफ द सेम जीएसटी इज पेबल ओनली 50,000 एंड नोट ऑन 3,000। रीजन बिंग क्योंकि 3,000 मैंने यहां से लेके आगे दी है, मैंने चार्ज किए 15,000 रुपए, तो भैया 15,000 रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगा, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद एक कंपनी प्रोवाइड सब्सिडाइज मील फैसिलिटी टू एम्प्लॉय, इट पे 70 पर प्लेट टू द कैटरर एंड डिडक्ट 10 पर प्लेट फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी। अब सोच के बोलना, कंपनी जो है सब्सिडाइज मतलब मील प्रोवाइड करवा रही है एम्प्लॉय को, तो क्या इस पर जीएसटी लगेगा? याद करो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले केस में, आपको मैंने पहले भी कहा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले केस में 50,000 तक एग्जम्प्ट होता है और 50,000 से ऊपर टैक्सेबल होता है। और आपको मैंने कहा था अगर विदाउट कंसीडरेशन सप्लाई की जाती है तो 50,000 से ऊपर वाली सप्लाई बन जाती है, उसके अंदर परक्यूजिट भी कवर होते हैं, उसके अंदर परक्यूजिट भी कवर होते हैं। बट यहां पर वो कहना चाह रहे हैं 10 रुपए उसकी सैलरी में से डिडक्ट किए हैं, 10 रुपए सैलरी में से डिडक्ट किए हैं, तो गवर्नमेंट इसको परक्यूजिट नहीं मानती। तो गवर्नमेंट अगर इसको परक्यूजिट नहीं मानती ना, तो इस प्राइस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, यह बात ध्यान देना। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मैं नहीं कह रहा सर, ये बात ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। आपको मैं दिखाता हूं, देखो एज पर द डिसीजन ऑफ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी इन केरला also affirmed by the applicant AR in the matter of MS Caltech Polmer Private Limited, the recovery of subsidized meal facility from the employees chargeable to GST at the market value. The authority has held that even though there is no profit as claimed by the company on the supply of food to its employee, there is supply as provided in section 71A of the GST Act, and the applicant would definitely come under the definition of supplier as provided in subsection 2105 of the CGST। तो सिंपल सी बात क्या कहना चाह रहे हैं, द कंपनी वुड बी लाइबल टू पे जीएसटी ऑन द सब्सिडाइज मील प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ये आप गिफ्ट में कवर मत कर लेना, क्योंकि गिफ्ट अगर होगा तो गिफ्ट स्पेसिफिकली लिखा होगा, वो 50,000 रुपए एग्जम्प्ट है, ठीक है जी। बट यहां पे उसने क्या बोला, 10 रुपए एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट कर दिए, तो भैया ये परक्यूजिट में कवर नहीं करना, और अगर परक्यूजिट में कवर नहीं करना लाइबल टू पे जीएसटी, और इवन ये एडवांस रूलिंग ने भी डिसाइड कर दिया है कि इस पर जीएसटी लगेगा। अब देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बन जाए, अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाए, तो मैं उम्मीद करता हूं कई बच्चा गलती करके आएगा, और अगर अब ये सेशन के अंदर हमने पढ़ लिया तो मुझे उम्मीद है कि अब आप गलती नहीं करोगे, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, अच्छा एक बात और, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा हो ना कि सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा, घबराना मत, घबराना मत। जब सेशन खत्म होगा इसके कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर क्वेश्चन नंबर 5 का ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया। नेक्स्ट सेशन में आने से पहले मैं वो पॉइंट समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। सर मेरा सिर्फ एक एम है, मेरा सिर्फ एक विजन है कि फैमिली के जितने बच्चे डेली आते हैं ना, उनको ये लगे कि हमने कुछ सीखा है, ज्ञान बट रहा है, ज्ञान लेने में कुछ नहीं जा रहा सर, तो उनको ये लगे बस सीखा है आज हमने कुछ, बस मेरी एम ये है, ठीक है जी। आगे देखो जी, ए फार्मास्यूटिकल कंपनी सप्लाई फ्री सैंपल टू डॉक्टर, बताओ क्या ये सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? ए फार्मास्यूटिकल कंपनी सप्लाई फ्री सैंपल टू डॉक्टर। अब यहां पे सोच के बोला फ्री सैंपल वाले केस में ना माइंड में 71C आ गया। अब अगर 71C आया तो 71C का पैरा 1 क्या लिखा था, परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट,
आईटीसी अवेल्ड विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई बन जाएगा। पैरा 2 में लिखा था सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, तो पैरा 2 में सप्लाई बन जाएगा। अब पहली बात तो डॉक्टर्स मेरे रिलेटेड पर्सन नहीं है, डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन में कवर नहीं होते, तो पैरा 2 में तो कवर है नहीं। अब पैरा 1 में कवर है या नहीं है वो किस पे डिपेंड करेगा कि जो उसने फ्री सैंपल दिए उस सैंपल पर उसने आईटीसी क्लेम किया था नहीं क्लेम किया था। क्योंकि अगर उसने आईटीसी क्लेम नहीं किया फिर पैरा 1 में भी सप्लाई नहीं है, बट अगर उस पर आईटीसी क्लेम कर लिया फिर पैरा 1 में कवर हो जाएगा। मुझे नहीं पता मेरी फैमिली के कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, एक बात में सोच के बोलना, आपको मैं यहां पर बोलता हूं कुछ आपको समझ में आता है ना, कुछ तो आपको समझ में आता होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मेडिसिन लेके आई, आगे फ्री सैंपल दे दिए, जिसको फ्री सैंपल दिए पैरा 2 में कवर नहीं है, रिलेटेड पार्टी नहीं है, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। पैरा 1 में तब कवर होगा परमानेंट ट्रांसफर, वो तो है, बिजनेस एसेट वो भी है, मेन मुद्दा आईटीसी क्लेम, क्वेश्चन ने बताया ही नहीं, क्वेश्चन ने बताया ही नहीं, लो साइलेंट है। अब अगर मैं मान लूंगा आईटीसी क्लेम है पैरा 1 में सप्लाई बनेगा, और अगर मानूंगा आईटीसी क्लेम नहीं है पैरा 1 में भी सप्लाई नहीं बनेगा, फिर सप्लाई बनेगा ही नहीं। तो बच्चा कह रहा है फिर माने क्या, आपके पेपर तो गोले भरने वाले थोड़ा है, आपके पर गोले भरने वाले थोड़ा है। एजम्पशन लिख के आओ, पैरा 2 से बाहर निकालो, पैरा 1 में एजम्पशन लिख के आओ कि अगर आईटीसी क्लेम है तो सप्लाई बन जाएगा, अगर आईटीसी क्लेम नहीं किया तो सप्लाई नहीं बनेगा। देखना हमारे इंस्टीट्यूट ने आंसर क्या दिया। देखो वही बात कहना चाह रहा है, शेड्यूल 1 याद आ गया ना, शेड्यूल 171C विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन टू अनरिलेटेड पर्सन विल नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, वो तो हम भी कह रहे हैं रिलेटेड पर्सन होना चाहिए। Therefore, GST will not be levied on free sample distributed because it is not considered as supply. However, लेकिन किंतु परंतु आगे भी पढ़ लो, ITC on such purchase are not allowed to supplier. क्योंकि अगर ITC उसने क्लेम कर लिया ना तो सर फिर पैरा 1 उसको पकड़ लेगा, फिर वो सप्लाई बन जाएगा। तो देखो उसने लिखा है कि उसने ITC अवेल ना किया हो, क्योंकि अगर ITC अवेल कर लिया तो भाई साहब पैरा 1 में सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजन आपको इस तरह से लिख के आने हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम एग्जाम में क्या गलतियां करते हैं और क्या लिख के आते हैं, क्योंकि जो हम यहां से सोच के जाते हैं ना एग्जाम में वो लिख के नहीं आते। 3 घंटे माइंड चलाना कोई आसान बात है क्या सर? जिसका 3 घंटे माइंड चल गया ना, गारंटी दे रहा हूं 3 घंटे अगर माइंड चल गया वो फेल कभी हो ही नहीं सकता। यार इतने 90% वाले बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, +2 के अंदर 95% वाले बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, क्या 40 नंबर नहीं ले पा रहे? क्या एग्जाम में 40 नंबर नहीं ले पा रहे? बच्चा कह रहा है क्या बात करो सर, सीएस प्रोफेशनल है। यार हमने भी तो सीए फाइनल की होगी, और मैं तो आपसे नालायक ही था, ये रियलिटी बता रहा हूं, मैं आपसे नालायक ही था, बट मैंने हार्डवर्क बहुत किया है, जिंदगी में सेक्रीफाइस बहुत किया है, और आज भी सेक्रीफाइस कर रहा हूं मैं, आज भी सेक्रीफाइस कर रहा हूं, क्योंकि अगर रिजल्ट चाहिए, उस मुकाम पर पहुंचना है, बिना सेक्रीफाइस के ना कभी कोई आगे निकला ना कभी कोई आगे निकलेगा। और इतनी गारंटी दे रहा हूं, पागलों ने ही दुनिया बदली है, पागलों ने ही दुनिया बदली है, पागल बनना पड़ेगा सर। अगर अपनी पैशन, अगर अपने प्रोफेशन के लिए पागल नहीं बनोगे, पैशन नहीं है पढ़ने का, सिर्फ पढ़ना पड़ रहा है मजबूरी मान के पढ़ोगे ना, आप पास नहीं हो पाओगे। आपको पैशन बनाना पड़ेगा, तभी आपके एग्जाम निकलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट नंबर सी हो गया। उसके बाद देखो जी, ये दोनों क्वेश्चन हैं एग्जाम्शन के, एग्जाम्शन के जी, जो मेरा अभी बैच चल रहा है उसमें एग्जाम्शन मैंने की नहीं है अभी, 1 या 2 लेक्चर के बाद एग्जाम्शन हो जाएंगी, तो मे भी उनको समझ में ना आए, बट बाकी सब बच्चों ने जिन्होंने एग्जाम्शन की होंगी तो शायद उनको समझ में आ जाएगा। एक बार चेक करो, रघुनाथ टेम्पल चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड अंडर 1023C of 5 इनकम टैक्स एक्ट, गिव ऑन रेंट ए कम्युनिटी हॉल लोकेटेड विद इन टेम्पल प्रीमाइस टू पब्लिक फॉर ऑर्गेनाइज ए दिवाली मेला, रेंट चार्ज 9500 पर मंथ। याद करो एंट्री नंबर 13। अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो घबराए मत, वो घबराए मत, बट जिन्होंने पढ़ लिया एंट्री नंबर 13 के अंदर आपने पढ़ा होगा, अगर एक चैरिटेबल ट्रस्ट अपनी प्रीमाइसेस रेंट पे देता है, उसका रेंट पर डे का 10,000 से कम है तो उस केस में जीएसटी एग्जम्प्ट होता है, और 10,000 उससे ऊपर है तो जीएसटी लगेगा। उसने क्या चार्ज किया है? 9500, सॉरी हाँ 9500, हाँ तो 10,000 से कम है, ज्यादा है, कम है, तो उस केस में जीएसटी एग्जम्प्ट है, कुछ भी यहां पे टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। उसके बाद देखो जी, नॉर्थ स्टार ट्रकिंग लिमिटेड हैज गिवन ऑन हायर 11 ट्रक टू जग्गी ट्रांसपोर्टर ऑफ मुंबई ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी फॉर द ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन वेरियस पार्ट्स। मैंने ट्रक हायर दिए एक जीटीए को, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को। सोच के बोलना, क्या ये सर्विस एग्जम्प्टेड है, टैक्सेबल है? एग्जम्प्टेड है। एंट्री नंबर 22 में जाके आप देख लेना, एंट्री नंबर 22 में आपको मिल जाएगा, ये एग्जम्प्ट है। इसमें कोई यहां पे ध्यान रखना,
इसमें यहां पे कोई वैल्यू की लिमिट नहीं है, इस केस में कोई वैल्यू की लिमिट नहीं है, वैल्यू की लिमिट सिर्फ यहां पर है। ठीक है जी, आपको मैं दिखाऊं, ये देखो डी और ई क्या कहना चाह रहे हैं, दिस एग्जम्पशन डज नॉट अप्लाई वेयर रेंटिंग चार्जेस प्रेमाइस, कब, अगर 10,000 और मोर पर डे है, बट यहां तो 10,000 से कम है, उस केस में क्या हो जाएगा एग्जाम, देखो लिखा ना, इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, क्योंकि उसका लेस देन 10,000 है। ऐसे अगला देखो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन ये वाली, इन द व्यू ऑफ जीएसटी इज नॉट पेबल इन केस हायरिंग ऑफ ट्रक टू जग्गी ट्रांसपोर्टर, जीएसटी पेबल ही नहीं है, रीजन बीइंग क्योंकि एग्जाम्पशन में कर रहा है लेवी तो होगा जीएसटी, जीएसटी लेवी तो होगा बट कलेक्शन नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम्पशन के हैं, एक एंट्री नंबर 13 आप जाके देख सकते हो, एंट्री नंबर 22 आप जाके देख सकते हो, दोनों आपको मिल जाएंगे, उसमें एग्जाम्प्ट किए हुए। एक बच्चे को, कई बच्चों को लग रहा है सर वो एग्जाम्पशन वाला चैप्टर डाल दो, एग्जाम्पशन की लिस्ट डाल दो, कोशिश पूरी करूंगा, कोशिश पूरी करूंगा, बहुत सारे एग्जाम्पशन है, आप, मैं जानता हूं आपके लिए याद करनी पॉसिबल नहीं है, बट कोशिश पूरी करूंगा, जितनी इंपॉर्टेंट है कम से कम वो मैं करवाना, अगर आपको करवा पाऊं तो, बट कमिटमेंट नहीं कर रहा, कोशिश मेरी पूरी रहेगी, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, बट पहले हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ताकि हमें पता हो कि क्वेश्चन बनते कैसे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 क्वेश्चन हो गए जी हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 आओ जी, रॉन्ग आंसर दिया हुआ है आईसीएसआई ने, बट हम ये नहीं बोल सकते आईसीएसआई ने रॉन्ग आंसर दिया, उन्होंने पहले ही कहा था, उन्होंने पहले ही कहा था आंसर अलग हो सकते हैं, आपने आप रिवाइज कर लेना, इसलिए हम यहां पे आए, हमें रिवाइज करना है। आओ जी, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी कैटेगरी फॉर द ऑप्टिंग फॉर कंपोजिट लेवी, which are the special category state in which the turnover limit of for composite scheme 75 लाख। लो जी, पहली बात तो एलिजिबिलिटी लिमिट कितनी है कंपोजिट लेवी की, आप सब जानते हो एलिजिबल लिमिट कितनी है जी, अब एलिजिबल लिमिट है 150 लाख, 1.5 करोड़, 1 करोड़ की लिमिट पुरानी हो चुकी है, कोई अगर 1 करोड़ वाला बच्चा बीच में बोल रहा है शांत हो जाओ, वो लिमिट पुरानी है, अब लिमिट 1.5 करोड़ है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 75 लाख है, सिर्फ सर्विस देनी है, उस केस में नई स्कीम जो आई है सेक्शन 10(2) कैपिटल ए, जो एक नई नोटिफिकेशन आई है कंपोजिट स्कीम जैसी, उसके अंदर 50 लाख रुपए की लिमिट है, बट ये सर्विस वाले केस में स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो चाहे कोई भी हो 50 लाख की लिमिट ही है। उसने हमसे मांगा है 75 लाख रुपए की लिमिट, किस स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब यहां पे 8 स्टेट हो चुकी हैं, पहले 9 स्टेट थी, इसने आंसर जो दिया वो 9 के हिसाब से दिया है, तो पहली करेक्शन क्या करोगे, अब 9 की बजाय 8 स्टेट लिख के आओगे, और दूसरी जो इन्होंने स्टेट के नाम दिए हैं उसमें आसाम कट चुका है, आसाम अब यहां पे नहीं आएगा, आसाम 150 लाख की लिमिट के अंदर जा चुका है, और हिमाचल प्रदेश वो भी अब यहां पे नहीं आएगा, हिमाचल प्रदेश भी 150 लाख की लिमिट में जा चुका है, उत्तराखंड जो है वो 75 लाख की लिमिट में है। तो मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 और एक उत्तराखंड, दोबारा बोल रहा हूं उत्तराखंड आएगा जी, हिमाचल प्रदेश अगर आपने लिखा हुआ है उसको चेंज कर लेना। अब लेटेस्ट लो जो है 8 स्टेट है, 8 स्टेट कौन कौन सी हैं ये आपके सामने है, हिमाचल प्रदेश, असम और ये जेएनके जो हैं ये सब आपकी 150 लाख की लिमिट के अंदर जा चुके हैं। ठीक है जी, तो ये आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर बनेगा 5 नंबर का तो क्या मुश्किल क्वेश्चन है, आसान है, आसान है, बट आप फिर भी गलती करके आओगे, आप फिर भी गलती करके आओगे, आप स्टेट गलत लिख के आओगे, आप 9 स्टेट लिख के आओगे, आप यहां पे हिमाचल प्रदेश लिख के आओगे, क्योंकि मुझे पता है, मुझे पता है कि मार्केट में कई बच्चे अफवाह फैलाने वाले हैं जिनका काम बस एक ही है कि ना हम पास होंगे ना पास होने देंगे, ना हम अमेंडमेंट सही करेंगे ना दूसरों को करने देंगे, ना हम एग्जाम देंगे ना देने देंगे, तो हमारा कर्म ही यही है कि हमें दूसरों को कंफ्यूज करना है बस। तो अगर वो बच्चा आपकी संगति के अंदर आ चुका है ना तो ये लगा लो आप खत्म हो चुके हो फिर। तो ऐसे बच्चों से सावधान, सावधान रहो, ऐसे बच्चों से जो कंफ्यूज करते हैं। अपना एम क्लियर करो कि जो हमने क्लास के अंदर पढ़ा बिल्कुल रिवाइज लो है, इसके अलावा कोई लो नहीं है सर, ठीक है ना, ये बिल्कुल रिवाइज है, आपको आंसर ये वाला लिख के आना है। ठीक है जी, उसके बाद देखो जी क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बिल्कुल सिंपल है। फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल परटेनिंग टू अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ए रजिस्टर्ड डीलर एंगेज इन द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स असर्टेन द जीएसटी लाइबिलिटी एसजीएसटी सीजीएसटी और आईजीएसटी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 19। सही कर लेना, वहां पे 18 लिखा है, अब 19 हो जाएगा क्योंकि अब हमारा 19-20 चल रहा है। 12,50,000 सेल प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, कमीशन, पैकिंग चार्जेस, वेटमेंट चार्जेस, और वो कह रहा है डिस्काउंट है 1%। इफ पेमेंट विद इन 1 मंथ ऑल द बायर ऑफ गुड्स हैव अवेल्ड द डिस्काउंट, और ये आपको जीएसटी का रेट दिया है। अब बताओ जी क्या करें। पहली बात तो क्वेश्चन किसका है, वैल्यूएशन। सेक्शन 15(1) इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद 15(2) इंसिडेंटल खर्चे ऐड करते हैं तो ये भी ऐड करोगे,
ये भी ऐड करोगे और ये भी ऐड करोगे। अब अगर मैं ये तीनों ऐड करूंगा तो 1250 में 12,000 रुपये ऐड किए, 18,000 रुपये ऐड किए और 9500 रुपये ऐड किए, तो ये मेरा निकल के आएगा 12,89,500। देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, वर्किंग नोट्स। अब जो बना के ही नहीं आएगा नंबर क्यों मिलेंगे उसको? सर वर्किंग नोट्स में क्या लिखना होता है? सेक्शन, प्रोविजन, कि आपने ऐड क्यों किए। ये तो है नहीं कि सपना आया था कि सर हमें लगा, ये तो बात उसको पता होगी, 15 उसने पढ़ा, उसने सब कुछ पढ़ा हुआ है, उसने सब कुछ पढ़ा हुआ है। आपको ये बता के आना है कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, कि जो ये आपने ऐड किया, आपने ऐड क्यों किया, आपके दिल में विचार क्यों आया ऐड करने का, ये बता के आओगे, नहीं तो आपके नंबर काट ली जाएंगे। उसके बाद जी यहां पे देखो डिस्काउंट 1% और 1% किसका? ये 1250 का, तो ये 12,500 आ गया, वैल्यू इतनी आ गई। अब इसमें 9% ये, 9% ये आपका टोटल जीएसटी आ गया। बताओ इसके अंदर है क्या? ये क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल के ही है सर, ये क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल के ही हैं। नहीं विश्वास तो अपना जाके मॉड्यूल देख लेना, और नहीं विश्वास तो पिछले साल का पेपर दिखाऊंगा ना आपको, उसमें क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमारा वैल्यूएशन का था। अब यहां पे देखो ये नोट्स, वर्किंग नोट्स बना रखे हैं उसने, देखो लिखा है ना ऑल इंसिडेंटल खर्चे, हमने वही बोला है, तो वो हमें ऐड करके जाने पड़ेंगे, वही हमने यहां पे ऐड किए हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसका रॉन्ग आंसर दिया हुआ है जी, इसका आंसर गलत दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, इसको हमें सही करना है। क्वेश्चन बहुत बेस्ट है, क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है, उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इसका आंसर गलत पता है क्यों दिया है? क्योंकि आईटीसी यूटिलाइजेशन इन्होंने गलत किया हुआ है। मेरी पूरी फैमिली जानती है, जिन्होंने 18 घंटे की रिवीजन क्लास देखी है, कई प्रोफेशनल वाले बच्चों ने देखी नहीं होगी, कोई प्रोफेशनल वाले बच्चों ने नहीं देखी होगी, उनकी ईगो पे लगती है, वो कहते हैं हमारी थोड़ा है, हमारी थोड़ा। कई प्रोफेशनल वाले बच्चे मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि 18 घंटे की रिवीजन क्लास तो एग्जीक्यूटिव की है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद प्रोफेशनल में जीएसटी का एक्ट अलग बना है, शायद प्रोफेशनल में जीएसटी का एक्ट अलग बना है सर। उस क्लास को देखने के बाद मेरे भगवान जी का मंदिर मेरे सामने है, सीए जो बन चुके हैं, जिनको मेरी उम्र का एक्सपीरियंस है, उनके मैसेज मेरे पास आए हैं कि वाकई बहुत हार्ड वर्क किया, एप्रिशिएटिंग है। और मेरा प्रोफेशनल का बच्चा मुझे मैसेज क्या करता है, वो तो एग्जीक्यूटिव की है। प्रोफेशनल में अलग एक्ट बना है मेरे ख्याल से, अलग रूल्स आए हैं शायद, मेरे ख्याल से वो तो है ही नहीं, वो आपकी ही क्लास है, उसमें सिर्फ 2 घंटे की मैक्सिमम और रूल्स हैं जो मुझे डालने हैं, इस हफ्ते डाल दूंगा। क्यों नहीं डाल पाला? क्योंकि बच्चा कह रहा, आपने पहले भी कहा था सर मेरा शेड्यूल बहुत एक्टिव चल रहा है, गले में काफी प्रॉब्लम चल रही है, मेरे एक बार बैचेस खत्म होने दो, उसके बाद मैं डाल दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो, बट कम से कम वो तो देख लो, वो तो देख लो। उसके देखे बिना, ध्यान रखना, उसके देखे बिना अगर एग्जाम देने जाओगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। बहुत हार्ड वर्क किया उसके अंदर, बहुत टाइम लगाया मैंने सर, ऐसे रिवीजन क्लास मैंने आज तक यूट्यूब पे कभी डाली नहीं है। ठीक है जी। अब यहां पे इस क्वेश्चन में अगर आपने क्लास देखी होगी, उसमें मैंने क्या कर रखा है, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन जो नया आया है और मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन जो नया आया है, वो मैंने बताया है। इस क्वेश्चन में आईसीएसआई ने पुराना मैनर यूज किया है, आपको मैं दिखाऊं, ये देखो उसने खुद बोला आईजीएसटी, फर्स्ट आईजीएसटी देन सीजीएसटी, और अगर बैलेंस है तो एसजीएसटी। क्या अब ये ऐसा ही चेंज हो चुका है? सर चेंज हो चुका है, चेंज हो चुका है। आईजीएसटी फर्स्ट, आईजीएसटी सेकंड, सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे भी कर लो, ऑप्शन है वो तुम्हारे ऊपर है। और अब ऑर्डर भी आ चुका है, देखो इसमें कहीं ऑर्डर नहीं लिखा, सेक्शन नंबर 49A 49B रूल नंबर 88A, उसमें ऑर्डर है, पहले आईजीएसटी खत्म करना है, फिर सीजीएसटी खत्म करना है, फिर एसजीएसटी खत्म करना है, दैट इज ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन। ये पुराना क्वेश्चन है, इसके आंसर मत देख लेना, इसके आंसर मत देख लेना। इसका रिवाइज आंसर क्या होगा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका रिवाइज आंसर क्या होगा अब बताने जा रहा हूं। वही रिवाइज आंसर आपने क्लास में करके आना है जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बलराम, भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम, ए रजिस्टर्ड सप्लायर फर्निश द फॉलोइंग डिटेल पर्टेनिंग द मंथ ऑफ अगस्त 19 कर लेते हैं, फर्स्ट मंथ ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। लो जी, परचेज ऑफ गुड्स विद इन स्टेट, आपने सेम स्टेट से परचेज किया, मतलब आपने इस पर जीएसटी दिया होगा, उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, मतलब मुझे गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं। परचेज किया दूसरी स्टेट से, इस पर आपने आईजीएसटी दिया होगा, इसका भी मुझे आईटीसी मिलेगा, मतलब मुझे गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं। इंटर स्टेट सेल, सेल की है दूसरी स्टेट में, इस पर मैंने जीएसटी चार्ज किया होगा, मतलब ये पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। इंट्रा स्टेट सेल,
सेम स्टेट में सेल किया, इस पर भी जीएसटी चार्ज किया, ये पैसा भी मुझे गवर्नमेंट को देकर आना है। तो भैया ये वाला जीएसटी देना है और ये वाला जीएसटी मुझे गवर्नमेंट से लेना है, और मेरी पूरी क्लास जानती है अब अगर ये जीएसटी देना और वो लेना है तो इस देने को लेने से आप कैसे एडजस्ट करोगे, आपसे बढ़िया कौन जानता है। मेरा बोलते बोलते गला थक गया, अप्रोक्सीमेट 50 मिनट हो चुके हैं, बट मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप बोलोगे। मुझे फटाफट से बताओ कि अगर मुझे अब क्रेडिट यूज करना कैसे करूंगा। सबसे पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। आईजीएसटी फर्स्ट, आईजीएसटी सेकंड, कैसे भी कर लूं। सीजीएसटी फर्स्ट, सीजीएसटी देन आईजीएसटी। एसजीएसटी फर्स्ट, एसजीएसटी और देन आईजीएसटी। और आपको मैंने पहले भी कहा था अगर क्वेश्चन में ये ना बताया हो ना कि आईजीएसटी पहले तो आईजीएसटी करेंगे, सेकंड कैसे करेंगे, क्योंकि आप कैसे भी कर सकते हो ना, कई सारे ऑल्टरनेट हमारे एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, बट हम क्या बेस्ट एजम्पशन लेके आए। तो मैंने कहा था 50% सीजीएसटी में कर देना और 50% एसजीएसटी में कर देना और नीचे एजम्पशन लिखाना। वैसे लो में लिखा ऑप्शन, जहां फायदा होगा वहां करो, बट जहां फायदा होगा, फायदा पता कब लगेगा, जब इतने सारे ऑल्टरनेट निकल के आएंगे। एक बच्चा कहता है मैं 70-30 करूंगा, मैंने कहा कर लो। कहता है 60-40, मैं कहा हो जाएगा। 30-70 हो जाएगा, 40-40, 40-80 हो जाएगा, मतलब कुछ भी हो जाएगा। इट मींस अब हमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा देखना है वो तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में देखना पड़ेगा ना, बट एग्जाम में इतने सारे ऑल्टरनेट अब वो करके नहीं आओगे, एजम्पशन लिख के आओगे। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि फर्स्ट आईजीएसटी और देन 50% सीजीएसटी, 50% एसजीएसटी। अब आपको दिखाता हूं इसका आंसर मैंने किया कैसे है। इधर देखो ध्यान से, अब ये क्वेश्चन अगर सही करना है ना, अगर ये क्वेश्चन सही करना है, इसको झोपड़ी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर बट आपने झोपड़ी तो बनाई नहीं। सर मैं होमवर्क करके आया हूं। आपको मैंने कहा ना ये सेशन 50 मिनट का नहीं है, सेशन 2 घंटे का है। उसके आने से पहले 1-1.5 घंटा मुझे पढ़ना पड़ा है। ये देखो जी, यहां पे ये रहा, ये आपको दिख रहा है। ओ माय गॉड, थैंक यू सर, थैंक यू नहीं, पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करो बस, थैंक यू मेरा आ जाएगा। ये देखो जी, उसने बोला था इंट्रा स्टेट परचेज, दिल्ली दिल्ली मान लिया, इंटर स्टेट हरियाणा दिल्ली मान लिया, इंट्रा स्टेट सेल दिल्ली दिल्ली, इंटर स्टेट सेल दिल्ली हरियाणा। अब यहां पे देखो जी, यहां पे 8 लाख है, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, क्योंकि इंट्रा है ना, विद इन स्टेट है। तो देखो यहां पे 48,000 ये पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है, क्योंकि मैं देकर आया हूं, इसका मुझे आईटीसी मिलेगा। अगला 10 लाख रुपए की परचेज है दूसरी स्टेट, 1,20,000, 12% है, 1,20,000 ये मेरा आएगा आईजीएसटी। ये भी मुझे गवर्नमेंट से लेना है, मेरा क्रेडिट है। उसके बाद फिर यहां पे इंटर स्टेट सेल मतलब इसका 12%, 72,000 मुझे गवर्नमेंट को देना है, ये रहा। उसके बाद इंट्रा स्टेट सेल कहां पे आ गई, 1250। अब 1250 का 6%, 1250 का 6%, तो यहां पे देखो जी 75 ये पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। अब कितना देना है वो निकाल लिया, इतना पैसा देना है और इतना पैसा लेना है। अब देखो यहां पे नीचे देखो जी, यहां पे आंसर अब क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखना जी, बहुत ध्यान से देखना। ये मेरा क्रेडिट है, ये मेरा पेमेंट है। क्रेडिट मेरा 1,20,000 आईजीएसटी, 48 मेरा सीजीएसटी और 48 मेरा एसजीएसटी। 72 मेरा पेमेंट आईजीएसटी है और 75 यहां पे, 75 यहां पे। सबसे पहला ऑर्डर क्या होगा, मेरी फैमिली मेरी आंसर दे दो यार, छोड़ छोड़ के भाग रही हो सेशन बीच में, आपको अच्छा लगता है ऐसे। इधर देखो ध्यान से, नालायकों मुझे आंसर दो। सबसे पहला ऑर्डर क्या होगा, आईजीएसटी सबसे पहले किससे खत्म करेंगे, आईजीएसटी से। तो भैया 1,20 को खत्म किया, 72, ये 72 खत्म हो गया। अब जब 72 खत्म हुआ, मेरा 48 बचा। अब इस 48 को मैं सीजीएसडी कैसे भी कर सकता हूं, कोई कमेंट बॉक्स में लिखेगा नहीं, कोई नहीं लिखेगा 70-30 कर दूंगा, 30-40 कर दूंगा, कुछ भी कर लो, एग्जाम में कुछ भी करके आओ, एजम्पशन लिख के आना। बट मैंने आपको क्लास के अंदर भी कहा था बेस्ट एजम्पशन लिख के आना 50-50%, क्योंकि सर कई सारे ऑल्टरनेट बन जाएंगे, तो इतने सारे ऑल्टरनेट बना के आओगे, मेरे कोडिंग फायदा नहीं है। आपको 50-50 बेस्ट एजम्पशन लिख के आने, या अगर क्वेश्चन में ही बता दिया, एक बच्चा कहता है क्वेश्चन में ही बता दिया जी 50-50 करना है, तो 50-50, 73 जो क्वेश्चन के अंदर बोल दिया, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है जी, जो उसने बोल दिया वही करके आना। बट अगर क्वेश्चन में नहीं कहा तो हम तो कुछ एज्यूम करके आएंगे ना। तो मैंने एज्यूम क्या किया, 48,000, इसका 24,000 सीजीएसटी, 24,000 एसजीएसटी।
अब ये बचा 51,000 51,000। अब यहां पे देखो ये 48,000। अब सेकंड ऑर्डर आएगा सीजीएसटी का। एक बच्चा सामने बैठा है, कहता भाई सर ने गलत कर दिया, कहता भाई सर ने गलत कर दिया, कहता सबसे पहले ना 48,000 पे से ये 75 खत्म करते और फिर जो बचता फिर आईजीएसटी के क्रेडिट से खत्म करते। अब ये जो बच्चा बोल रहा है, मेरे को लग रहा है उसने नया ऑर्डर पढ़ा ही नहीं है, वो पुराने जमाने की बातें कर रहा है। और ये रिवीजन क्लास के अंदर मैंने कहा था कि जब तक आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म नहीं होगा अब सीजीएसटी पर हाथ नहीं मारोगे। पहले आईजीएसटी खत्म करना है, पहले वो एग्जॉस्ट करना है, फिर सीजीएसटी पे आना है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप जाके देख सकते हो 49A 49B रूल नंबर 88 कैपिटल ए, ये सारी बातें उसमें लिखी हैं। तो भैया ये 24 इससे खत्म किया, 51 बचा, उससे 48 खत्म किया, ये 3,000 रुपए की पेमेंट बची है, 3,000 रुपए की पेमेंट बची है। ऐसे यहां पे ये 24 खत्म किया, पहले 51 बचा, ये 48 खत्म किया, 3,000 रुपए की पेमेंट बची है। तो नेट पेमेंट बची है 3,000 रुपए सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी खत्म और क्रेडिट सारा खत्म, क्रेडिट सारा खत्म। ये इसका आंसर आएगा। तो सर इसके अंदर बताना क्या था? बताना यही था नेट जीएसटी लाइबिलिटी कितनी है, आईजीएसटी 0, सीजीएसटी 3,000, एसजीएसटी 3,000, क्रेडिट बैलेंस सबका नील हो चुका है, खत्म हो चुका है। और इसकी प्रेजेंटेशन मैंने क्लास में आपको बताई भी थी। प्रेजेंटेशन टेबल फॉर्म में प्रेजेंटेशन देके आनी है, पहले आउटपुट टेक्स्ट लिखना है, फिर इनपुट टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद फिर सेटलमेंट करनी है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट प्रेजेंटेशन तो सबने देखी होगी ना, प्रेजेंटेशन तो सबने की होगी जब क्लास में क्वेश्चन किया होगा। तो मेन तो आंसर की बात है, ये इसका रिवाइज आंसर है। देखो आपके इंस्टीट्यूट ने आंसर क्या दिया हुआ है, उसने देखो यहाँ पे ये आंसर नील 6,000 आंसर निकाला हुआ है। ठीक है री, तो अभी आंसर चेंज हो चुका है। अगर आप इसका आंसर करके देखोगे, ये पुराने कोडिंग किया, पुराने से किया हुआ है। इन्होंने ना तो ऑर्डर फॉलो किया और ना नया मैनर फॉलो किया। रीजन बीइंग ये जून 19 वाला क्वेश्चन बैंक है और उसके बाद ये सारी अमेंडमेंट आई हैं और सारी अमेंडमेंट हम क्लास में कर चुके हैं। तो मैं नए लॉ के अकॉर्डिंग आंसर करने हैं, इसलिए मैंने आपको रिवाइज करवाया। ये आएगा, लास्ट टाइम बोलूंगा। पहला आईजीएसटी यूज करना, सबसे पहले वो खत्म करना, फिर सीजीएसटी खत्म करना और फिर एसजीएसटी खत्म करना। ये बात क्लियर है? इस तरह से खत्म करके आपका ये आंसर आएगा। एक बार घर में आप ट्राई कर लोगे ना, एक बार घर में ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को, आपका 100% ये आंसर आएगा। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डाल देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो जी, उसके बाद ये भी आंसर गलत दिया हुआ है, ये आंसर गलत दिया हुआ जी। अब बिल्कुल नया लो आ चुका है, आप खुद बताओगे इसका आंसर क्या है। KKR एसोसिएट ए फर्म ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ओ माय गॉड मेरा प्यार, कंपनी सेक्रेटरी इन दिल्ली हैज एनुअल टर्नओवर 76 लाख in the preceding financial year with a reference to previous year CGST examine whether the firm can opt for composite scheme। क्या ये opt कर सकते हैं? ठीक है, अब देखो इसने 1 करोड़ रुपए की लिमिट लिखी है, जो 1 करोड़ रुपए की लिमिट तो अब है ही नहीं, अब लिमिट 1.5 करोड़ रुपए की है। और दूसरी बात, ये सर्विस है, सर्विस वाले केस में स्कीम पहले की नहीं एप्लीकेबल होती है। अब नई स्कीम जो आई है, अब जो नई स्कीम आई है उसमें 50 लाख रुपए की लिमिट है, इसमें 76 लाख की टर्नओवर है। तो भैया ये कंपनी सेक्रेटरी की फर्म ये स्कीम नहीं ले सकती नई लिमिट के अंदर भी। सर आपने हमें ना क्लास में टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, जो बच्चे फेस टू फेस वाले होंगे वो जान पा रहे होंगे। सर आपने तो वहां 46 लाख बोला था। यस, मैंने इसलिए ही बोला था ताकि आप नई स्कीम के क्वेश्चन को हैंडल कर पाओ। अगर टर्नओवर 46 लाख होती, फिर ये कंपनी सेक्रेटरी की फर्म बोलती मुझे स्कीम लेनी है, आंसर इज यस। सर क्यों? कॉम्पोजिट स्कीम तो गुड्स वालों के लिए, रेस्टोरेंट सर्विस वालों के लिए, बाकी सबके लिए कहां है? नई स्कीम जो भी आई है 50 लाख की लिमिट लेके आई है, क्या वो सर्विस वालों के लिए नहीं है? यस है। तो सीएस वाले भी स्कीम ले सकते हैं, बट टर्नओवर पिछले साल की 50 लाख तक होनी चाहिए। तो अगर मैं क्वेश्चन में 46 लिख दूंगा आंसर यस आएगा, 76 लिखूंगा आंसर नो आएगा। बट जो इन्होंने आंसर दिए, इन्होंने अपने कोडिंग आंसर दिए, पुराने कोडिंग आंसर दिए, वो आंसर यहां पे चलेगा नहीं। हमें नए लो से आंसर लिख के आना है, जो नई नोटिफिकेशन आपने क्लास में लिखी है वो नोटिफिकेशन के कोडिंग आपको यहां पे आंसर लिख के आना है। ये पुराने जमाने का आंसर है, अभी आंसर यहां पे नहीं चलेगा। ठीक है, इस आंसर को अब नए नोटिफिकेशन से, जो नई नोटिफिकेशन 50 लाख वाली आई है उसके कोडिंग आपको लिख के आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जी, ये भी अब यहां पे गलत है। ए रिटेलर डीलिंग इन द टेक्सटाइल हैज अवेल्ड कंपोजिट स्कीम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर क्रॉस द टर्नओवर ऑफ 1 करोड़। अब ये 1 करोड़ नहीं है, 1.5 करोड़ है।
ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15 सितंबर विल बी रिक्वायर्ड टू विड्रॉ फ्रॉम कॉम्पोजिट स्कीम और अलाउ टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिट स्कीम फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर टिल 31 मार्च। ना जी ना, झूठ बोल रहा है सर, झूठ बोल रहा है। आप मुझे सॉरी बताओ, क्या सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। झूठ क्यों बोल रहा है? अगर मेरी सितंबर में ही लिमिट क्रॉस हो गई तो सितंबर से ही मैं स्कीम से बाहर आ जाऊंगा, 31 मार्च तक इस स्कीम के अंदर मैं नहीं रहूंगा। याद करो, आपको मैंने कहा भी था, जहां आपकी लिमिट क्रॉस होती है, जहां लिमिट क्रॉस होती है उसके बाद से इनवॉइस सारे जीएसटी के अंदर जाते हैं, सारे नॉर्मल स्कीम के अंदर जाएंगे और उस केस में आईटीसी मिलेगा। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आएगा। सेक्शन नंबर 10 याद आ रहा है कुछ? रूल नंबर 6, जब स्कीम विड्रॉ होती है लिमिट क्रॉस होते ही, पता नहीं आपको ध्यान आएगा नहीं आएगा। आपको मैंने पहले भी कहा था, जहां लिमिट क्रॉस होगी वहीं से स्कीम खत्म होगी, 31 मार्च का वेट नहीं करेंगे। अब बताओ, कह रहा 31 मार्च तक कॉम्पोजिट स्कीम में रहेगा, झूठ बोल रहा है। देखो यहां पे आंसर क्या है, ऑप्शन अवेल बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर पेमेंट शैल लैप्स विद इफेक्ट फ्रॉम द डे ऑन विच एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द लिमिट। बच्चा कह रहा है फिर आपने रोंग क्यों लिखा है? क्योंकि यहां लिमिट 1 करोड़ की लिखी है ना, अब लिमिट तो 1.5 करोड़ हो गई है ना मेरे लाल, तो लिमिट 1.5 करोड़ आएगी। तो ये 10 क्वेश्चन आज हमने किए हैं जी, ये 10 क्वेश्चन आज हमने किए हैं। उम्मीद करता हूं 1 घंटा ही हो गया हमें, तो उम्मीद करता हूं कुछ आपको समझ में आया होगा, कुछ फायदा मिला होगा। ठीक है जी, मैंने तो पूरा जान लगाई है, ठीक है, बोलने में भी जान लगाई है और समझाने में भी जान लगाई है। बट अगर आपने पहले रिवीजन सही ढंग से नहीं की हुई या आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आ सकती है, बट उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आएगा। जितना हो सकता है सर मैं अपने लिए करता हूं, ठीक है जी, आपकी कोशिश करता हूं कि आपकी सहायता कर पाऊं, बाकी ठीक है जी। चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, अगले फिर 10 क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा। और प्लीज एक बार ना पहले 10 क्वेश्चन एक बार पढ़ के आया करो, ताकि कोई भी डाउट हो पहले ही पता लग जाए। क्योंकि अगर आप पढ़ के ही नहीं आओगे, अब आपको मैंने बता दिया ना, सबसे पहले हमें क्वेश्चन बैंक खत्म करना है, तो एक क्वेश्चन बैंक के आप अगर पहले थोड़े से क्वेश्चन पढ़ के आओगे, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, थोड़ा टाइम हमारा कम लगेगा। अगर आप पढ़ के ही नहीं आओगे, डायरेक्टली आके बैठ जाओगे, फिर दिक्कत आएगी। तो प्लीज आपने आके एक बार जरूर यहां पे काम करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। एंड बाकी अच्छा, मैंने एक अनाउंसमेंट मैंने बता ही दिया, बच्चों को पता लगी क्या होगा जी। जो बच्चे रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं जुलाई के लिए, जो बार बार कह रहे थे कि सर रेगुलर बैच लेना है, डिटेल बैच लेना है, तो उनके लिए मैंने ये ऑफर निकाला था सर, और ये आज का ही दिन है। आज का दिन मेरे ख्याल से ऑफर भी खत्म हो चुका होगा, 100 बच्चे हो चुके होंगे। इस प्राइस पर पूरा का पूरा मेरा कंप्लीट लेटेस्ट वाला बैच मिल रहा है, ठीक है। पूरा रेगुलर बैच है, दिन में 2 क्लास देखोगे ना, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो फिर बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके री, बाय बेटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी फैमिली का नाम रोशन करो, उनके ड्रीम्स पूरे करो, अपने ड्रीम्स पूरे करो, टेक केयर, लव यू।